डीसी का एक बहुत ही प्रोफाउंड मैस्कॉट होने के बावजूद भी मेरे हिसाब से लाइव एक्शन मूवीज के अंदर सुपरमैन को अब तक कॉमिक बुक, टीवी शो और एनिमेशन वाला जस्टिस नहीं मिल पाया है, जिसने ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को सुपरमैन का फैन बनाया था। और फिलहाल की डीसी मूवीज के अंदर जो रवैया वार्नर ब्रोस का है, उसके चलते सुपरमैन के फैंडम पर बहुत बड़ा असर पड़ा है एंड डेफिनेटली फैंस डोंट डिजर्व दिस। अब जो भी भूकंप वार्नर ब्रोस के अंदर जेम्स गन को लेकर डीसी के स्पेस में चल रहा है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इससे सुपरमैन के लिए कुछ अच्छा निकल पाए। और आज बीइंग जस्ट अ फैन हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली सुपरमैन कितना ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन कैसे इसे वार्नर ब्रोस ने रूइन कर दिया, और एक्चुअली इस कैरेक्टर की कहानी और इसकी फ्रेंचाइजी को डीसीयू के अंदर फिक्स करने का क्या तरीका हो सकता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के मॉडर्न मीडिया और कल्चर ने हो सकता है कि हमारे लिए सुपरमैन का परसेप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, और बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते होंगे कि होमलैंडर और ओमनीमैन जैसे सुपर हीरोज एक्चुअली एक रियल लाइफ डार्क डिपिक्शंस हो सकते हैं सुपरमैन का। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं कि कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन को होप से एसोसिएट किया जाता है, जहाँ पर एक्चुअली उसकी ऑफिशियल शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी, जहाँ पर ऑफ कोर्स इनिशियली जेरी सीगल और जो सस्टर ने 1932 के जमाने में सुपरमैन को एज अ बॉल्ड विलन की तरह ही दिखाने का कोशिश किया था। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन हाउसेस ने इसे एक फुल प्रूफ कॉमिक बुक में बदलने से मना कर दिया, तो उन्होंने इस कैरेक्टर को रीडिजाइन किया 1933 में। और यहाँ पर एक्चुअली 1933 के अंदर जेरी सीगल ने इस कैरेक्टर को रीडिजाइन किया, जहाँ पर एक कवर के अंदर उन्होंने अपनी ही पर्सनैलिटी पर इसे मॉडल किया, जहाँ पर सुपरमैन एक्चुअली एक इंसान को गन पॉइंट से बचा रहा था, और वो इंसान बहुत हद तक जेरी सीगल के पिता की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर ऐसा इसलिए था क्योंकि इसी साल उनके पिता की डेथ उनके शॉप में घुसे एक हमलावर की वजह से हुई थी, जिसके चलते उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। और यही इच्छा और उम्मीद कि काश वो उस समय अपने पिता के साथ होते तो वो उन्हें बचा पाते, इस आइडिया ने सुपरमैन को जन्म दिया था। लेकिन सुपरमैन के साथ साथ जन्म हुआ था क्लार्क केंट का भी, जो कि अपने आप में यूनिक बात इसलिए है क्योंकि इसकी सोशल आइडेंटिटी एक्चुअली उसकी हिडन आइडेंटिटी है, और वो खुद को जानबूझकर इस प्रकार से लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट करता है ताकि वो सुपरमैन से एकदम अलग अलग पाए और वो एक्चुअली लोगों का ही पार्ट बन पाए। अब हाँ, बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि सुपरमैन एक्चुअली यहाँ पर मॉडेस्ट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुपरमैन की एक्चुअली कोशिश है इंसानियत के बीच खुद को इंसान बनाकर रखने की, जहाँ पर उसकी शाई, ऑकवर्ड और पैसिव माइल्ड मैनर्ड पर्सनैलिटी सुपरमैन से उसे क्लार्क केंट में चेंज करती है, जिसके चलते ही उसने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को फॉर्म किया है और ह्यूमैनिटी की इंपॉर्टेंस को एक्चुअली करीब से समझा है। साथ ही साथ उसके अर्थ की फैमिली और उसकी पुरानी क्रिप्टोनियन लेगेसी ने उसे हमेशा अच्छाई की तरफ ही अलाइन किया है। ऑफ कोर्स उसके कॉमिक बुक के अंदर उसके स्ट्रेंथ और पावर्स के न्यूमरस किस्से हैं, जहां पर वो अर्थ के वजन को बिना किसी दिक्कत के लगातार 5 दिनों तक उठा सकता है, एक पूरे के पूरे ब्लैक होल को मुट्ठी में समा सकता है, पूरे के पूरे एक सोलर सिस्टम को एक्चुअली अलाइन कर सकता है, एक ही पंच में पूरा का पूरा टाइम और स्पेस फाड़ सकता है, पूरा का पूरा एक स्टार बना भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और बात यहाँ पर जब सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की आती है, तो यहाँ पर वो तो किसी को भी नई जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन फिर भी कॉमिक बुक के अंदर आखिर सुपरमैन को एक थ्रेट की तरह क्यों नहीं प्रेजेंट किया जाता है? वेल, उसका रीजन ये हो सकता है कि जैसा कि सुपरमैन एक एवरेज इंसान के मुकाबले हर प्रकार से आगे है, वो इंसानियत में भी नॉर्मल इंसान से आगे है। हाँ, ये बात सुपरमैन के एलियन होने की वजह से बहुत ज्यादा आयरॉनिक लग सकती है, लेकिन हमने इसका सीधा एग्जाम्पल ऑल स्टार सुपरमैन की कहानी में देखा था, जहाँ पर सुपरमैन एक टीनेज लड़की को सुसाइड करने से रोकता है, एक बड़े से जायंट रोबोट से लड़ता है, और यहाँ तक कि बच्चों के कैंसर सेल्स को भी खत्म करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ सुपरमैन का कोई अपना एजेंडा या उसके कॉज का कोई स्पेशल मोटिवेशन नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ उसे करता है क्योंकि वो उसके लायक है, और वो बेसिकली एक लिटरल एम्बॉडीमेंट है होप, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी का, जो दुनिया भर के फैंस को एक्चुअली जनरेशन भर से इंस्पायर करती हुई आई है, जिसके कारण कई बार कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील के साथ साथ मैन ऑफ टुमारो के रूप से भी जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हर बार सुपरमैन कामयाब नहीं होता, और कई बार वो डिफीट का भी सामना करता है, और बहुत बार अपनी से कई गुना ताकतवर विलन से भी लड़ता है, बिना अपनी जान की परवाह किए बिना, जिसके चलते ही वो कॉमिक बुक और मूवी के अंदर मर भी चुका है, और ये चीज उसके शेयर ब्रेवरी का सबूत है।
अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ टाइम वार्नर ब्रोस ने सुपरमैन को अच्छे से ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं किया है। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर किसी भी एक्टर की कमी यहाँ पर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस बात उस कनेक्शन की है जो हमें मॉडर्न सुपरमैन मूवीज के अंदर फील नहीं हो पाता है, जो हमें एनिमेटेड मूवी या टीवी शो या कॉमिक बुक्स के अंदर होता है। पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर बात की जाए DCU के हेनरी कैविल की सुपरमैन की, तो हेनरी कैविल एक्चुअली परफेक्ट है अपनी जगह पर सुपरमैन को प्ले करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनके सुपरमैन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमेशा सेंटर ऑफ फोकस सुपरमैन ही होता है, जिसके कारण जैसा कनेक्शन आयरन मैन के टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन के पीटर पार्कर और थॉर के थॉर ओडिनसन के साथ हुआ था, वो हमें फील सुपरमैन के क्लार्क कैंट के साथ नहीं हुआ। साथ ही साथ सुपरमैन की रोग गैलरी और उसके विलेंस की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वार्नर ब्रोस अब तक स्ट्रगल कर रहा है सुपरमैन को एक क्लियर डायरेक्शन देने के लिए, और ना ही एज अ कैरेक्टर वो हेनरी कैविल के सुपरमैन को अच्छे से डेवलप कर पाया है। जहां पर एक्चुअली 2013 में सुपरमैन की DCU के अंदर पहली मूवी यानी मैन ऑफ स्टील रिलीज होने के बाद भी अब तक उसके सीक्वल की फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो पाई है, और अब एक नया खेला तो जेम्स गन के आने के बाद हो रहा है। साथ ही साथ जॉस व्हेडन की जस्टिस लीग और फाइनली जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की वजह से सुपरमैन के ओवरऑल कैरेक्टर पर भी बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा था। इन सब के ऊपर ओरिजिनल जैक स्नाइडर का रियलिस्टिक अप्रोच वाला टोन सुपरमैन के कैरेक्टर को ताकतवर, खतरनाक और इंटिमिडेटिंग दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सुपरमैन की कोर पर्सनैलिटी जो होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव है, उसे दिखाना बहुत जरूरी था, और एक्चुअली DCU के अंदर वो चीज लैक कर रही है। तो क्या सुपरमैन बड़े स्क्रीन पर अनफिक्सेबल है और उसका कोई फ्यूचर नहीं? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं सुपरमैन की ओवरऑल फ्रेंचाइजी को DC मूवीज के अंदर रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से सुपरमैन की रीकास्टिंग करने की तो बिल्कुल भी यहाँ जरूरत नहीं है। हेनरी कैविल अपने आप को सुपरमैन के रूप में बहुत अच्छे से प्रूव कर चुके हैं। बस यहाँ गलती थी तो वार्नर ब्रोस की गलती थी, जिसने उन्हें ज्यादा मौके ही नहीं दिए। साथ ही साथ सुपरमैन के और भी नए और भारी भरकम विलन्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस बार सुपरमैन से ज्यादा क्लार्क कैंट पर फोकस करने की जरूरत है, उसके हर्डल्स, उसके लाइफ के इनवल्नरेबिलिटीज और उसके लिमिटेशंस पर, जिससे वो एक्चुअली ह्यूमन फील हो पाए और उसके मैसिव फैंडम को एक बेहतरीन ट्रिब्यूट और जस्टिस मिल पाए। सो गाइज, ये था एक स्पेशल सुपरमैन वीडियो, एंड ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी वीडियो मेरी अपनी ओपिनियन थी। एंड डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियो से एग्री नहीं करते या आप कोई और ओपिनियन रखते हैं सुपरमैन या DCU के सुपरमैन के बारे में, तो इट्स टोटली फाइन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।